नमस्कार, जन्मुखेंजी लाइव से मैं सरोज सिन्हा। दर्शकों, मातृशक्ति के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। देश के पहले भारत रत्न डॉक्टर भगवान दास के परिवार से जुड़ी डॉक्टर शालिनी शाह ने शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी सराहनीय कार्य किए हैं। खास तौर से बालिकाओं की शिक्षा के लिए लगातार कार्य करते हुए राष्ट्र को समृद्ध बनाने में अहम योगदान दे रही हैं। डॉक्टर शालिनी गोपी राधा बालिका विद्यालय के प्रबंधक के तौर पर महिला शिक्षा को बढ़ावा देने में दिन रात जुटी हुई हैं। डॉक्टर शालिनी शाह से जनमुख ने मातृशक्ति एपिसोड के लिए बातचीत की। आइए जानते हैं उनके जीवन के विभिन्न पहलुओं के साथ उनके सामाजिक कार्यों के बारे में। आपका प्रारंभिक जीवन और एजुकेशन? हम मूल रूप से रहने वाले गोरखपुर के हैं, तो हमारी प्रारंभिक शिक्षा, स्कूली शिक्षा सब गोरखपुर में ही संपन्न हुई थी। फिर हमने वहाँ से बीकॉम किया। बीकॉम करने के बाद सीए ज्वाइन किया था। सीए इंटर कर लिया था, फिर शादी हो गई। यहाँ आए तो यहाँ परिप्रेक्ष्य में विद्यालय था, हमारे उनका ट्रस्ट का ही विद्यालय था। तो फिर सबने हमको प्रमोट किया कि आप विद्यालय में अध्यापन का काम भी कराइए। तो धीरे धीरे फिर हम यहाँ पढ़ाने लगे और उसके बाद हमने यहाँ और आगे परास्नातक किया, बीएड किया, पीएचडी की। ये सब हमने शादी के बाद, हमारे घर से बहुत प्रोत्साहन मिला, तो सारी पढ़ाई हमने फिर यहाँ से पूरी की। समाज सेवा की ओर रुझान कैसे हुआ? जब विद्यालय में पढ़ा रहे थे तभी यहाँ की लड़कियों को जब पढ़ाते हुए देखा कि किस परिवेश से वो आती हैं और उनको कुछ देना चाहिए। समाज से तो हम लोग सब कुछ लेते ही हैं, तो समाज को हमें भी कुछ देना चाहिए। तो धीरे धीरे हम इससे और जुड़ते चले गए और फिर हमको अच्छा लगने लगा। स्पेशली लड़कियों की शिक्षा के लिए बहुत ज़्यादा हमारे मन में प्रोत्साहन आया और यहाँ पे उन लड़कियों को पढ़ा करके मन को बहुत संतुष्टि मिलती थी। जितना संतोष इस कार्य में मिलता था, तो धीरे धीरे वो एक जुड़ाव समाज से बनता चला गया। समाज सेवा के कार्यों के साथ पारिवारिक जिम्मेदारी का निर्वहन कैसे कर पाती हैं? बहुत आराम से हो जाता है। जब घर का सहयोग रहता है तो कार्य कितने भी आए सब आसानी से हो जाते हैं। मेरे लिए मेरी प्राथमिकता है कि हम अपने पारिवारिक पृष्ठभूमि का कोई भी कार्य छोड़ करके हम समाज से नहीं जुड़ते हैं, तो इसलिए दोनों को बहुत अच्छे से बैलेंस बना करके चलते हैं। और इसमें सबसे अधिक सहयोग घर वालों का होता है। अगर उनका सहयोग रहता है तो महिलाएं कुछ भी कार्य कर सकती हैं। तो समझ लीजिए वही सहयोग हमें आज यहाँ तक पहुँचाने में सफल हुआ है। और शायद आज हम यहाँ बैठे हैं या आपको इंटरव्यू देने लायक बने हैं, तो कहीं ना कहीं इसमें भी उन्हीं लोग का हाथ है। किस किस सामाजिक संस्था से जुड़ी हैं? अभी वर्तमान में एक महिला स्वावलंबन को बढ़ावा देने वाली संस्था है, चाहत फाउंडेशन, चाहत हेल्पिंग हैंड फाउंडेशन, उससे जुड़े हैं। और एक संस्था है जो कि हमारे वंचित वर्ग के लोगों को सपोर्ट करती है, विशाल भारत संस्थान, जो अनाज बैंक भी खोले हैं वो, तो उनके संग हम बहुत सालों से जुड़े हुए हैं। प्लस हमारे विद्यालय की है बालिका शिक्षा विकास परिषद, जो बेटियों की शिक्षा के लिए त्वरित रूप से कार्य करता है। इन 3 संस्थाओं से फिलहाल अभी के समय में जुड़े हुए हैं। लंबे समय से आप शिक्षा क्षेत्र में जुड़ी हैं, बालिकाओं की शिक्षा में क्या बदलाव देखती हैं? 10 साल पहले हम यहाँ पढ़ाते थे, तो जो शिक्षा थी उस समय जो लड़कियाँ पढ़ने आती थी या उनके घर का जो परिवेश था या घर वालों की जो सोच थी, हम ये नहीं कहेंगे कि आज वो एकदम बदल गई है, फिर भी कुछ परिवर्तन आया है। लोग अब लड़कियों को शिक्षित करना चाह रहे हैं। नहीं तो अमूमन ये होता था कि 12th में, जब क्योंकि हम 11th-12th में ही पढ़ाते थे, तो 12वीं तक आते आते ज़्यादातर पेरेंट्स का ये सोच रहता था कि लड़कियों की शादी कर देते हैं। लेकिन अब कुछ उसमें परिवर्तन जरूर दिख रहा है कि उनको आगे शिक्षित करके वो कहीं ना कहीं अपने घर में भी आर्थिक रूप से सहयोग प्रदान कर रही हैं। नई शिक्षा नीति पर आप क्या कहेंगी? नई शिक्षा नीति आज की आवश्यकता है। पुरानी एक ही चीज़ को लेकर के हम सालों साल नहीं चल सकते हैं। परिवर्तन बहुत जरूरी होता है। तो ये नई शिक्षा नीति जो लेकर के सरकार आई है, उस शिक्षा नीति से हम लोगों को अपने मुल्क से जोड़ेंगे। उनको वो करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं जो वो करना चाहते हैं, न कि एक लिखित हमने एक सब्जेक्ट दे दिया कि बस आपको इसी को पढ़ना है तो आपको पढ़ के इसी तरह से आगे निकलते चलना है। उसकी जगह हम उनको उनकी जो सोच है, मतलब जो वो करना चाहते हैं, अलग अलग भाषाओं का ज्ञान करें, अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़ें, रोजगार परक बनाया है उसको, अपनी मातृभाषा से उसको जोड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आज की आमूलचूल आवश्यकता है कि हम इस शिक्षा नीति को जल्द से जल्द लागू करें। महिला आरक्षण बिल पर आप क्या कहेंगी? देखिए, महिला आरक्षण बिल अगर कहा जाए तो 50% आबादी हमारी महिलाओं की है। तो ये सही बात है कि अभी तक महिलाएं बैक सीट पर ही हैं। कुछ ही हैं, ये नहीं कहेंगे सब, लेकिन हाँ कुछ हैं जो कि आगे बढ़ रही हैं, चांद तक भी पहुंच गई हैं। लेकिन
अभी भी बहुत आवश्यकता है, क्योंकि महिलाएं ही हैं जो कि लोगों को शिक्षित कर सकती हैं या अपने परिवार को शिक्षित करती हैं। तो कहीं ना कहीं उनको जो हमारे नियम कानून बन रहे हैं उसमें भी एक उनका एक्टिव रोल होना चाहिए। तो ये जो आरक्षण बिल आया है, इसमें महिलाओं को शायद वो मौका मिल सके कि वो अपना व्यू रख सकें कि हमारा क्या कानून होना चाहिए, कैसा होना चाहिए। हाँ, अभी 33% कर रहे हैं। अगर हम ये मान के चलते हैं कि हम बराबर हैं पुरुषों के, तो महिलाओं को भी कम से कम 50% का आरक्षण जरूर मिलना चाहिए। राजनीति की ओर कोई रुझान? व्यक्तिगत स्तर पर कहें तो राजनीति में जाने की ऐसी कोई इच्छा नहीं है। हमारा जो परिवार है, जहाँ हम शादी होकर के आए हैं, उस परिवार का राजनीति से बहुत गहरा संबंध है। भगवान दास जी भारत के प्रथम भारत रत्न, जिनका बहुत बड़ा रोल है बीएचयू को स्थापित करने में, काशी विद्यापीठ को स्थापित करने में। फिर श्री प्रकाश जी थे, दादाजी हमारे, जो कि असम, मद्रास, मुंबई के गवर्नर रह चुके हैं, और प्लस पहले हाई कमिश्नर थे पाकिस्तान के। तो और भी लोग जुड़े हुए हैं, जैसे हमारे पति स्वयं डॉक्टर मनोज कुमार शाह, ये विदेश संपर्क विभाग के अभी सह संयोजक हैं। तो हम खुद के लिए कहेंगे कि हम एक्टिवली पॉलिटिक्स में आने का हमारा कोई मंशा नहीं है, लेकिन पीछे से अपने पति को सहयोग कह लीजिए या जैसे भी कह लीजिए, हम कहीं ना कहीं राजनीति से जुड़े हुए हैं और उसके बारे में पूरी जानकारी रखते हैं, और कहीं ना कहीं अपना रोल हम पीछे से सीट पे आकर के प्ले करते हैं। अवसर मिला तो? कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि एक्टिव राजनीति में आने का तो फिलहाल कोई भी मंशा नहीं। बालिका शिक्षा को लेकर आपका क्या कहना है? देखिए, बालिकाओं को शिक्षित करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर एक बालिका शिक्षित होती है तो 2 परिवार शिक्षित होते हैं। जहाँ वो रह रही है और जहाँ शादी करके जाएगी, वो अपने बच्चों को भी शिक्षा वही देती है। जब बालिका परिवार को शिक्षित करेगी तो ऐसे ही देश शिक्षित होता है। तो बिना बालिका को शिक्षित किए हुए हम एक शिक्षित देश की कल्पना तो कर ही नहीं सकते हैं।